हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा है और इस डिटरमिनेंट चैप्टर में हमने 4.6 स्टार्ट कर दिया था। और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि दो चर में कैसे आव्यूह विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण जो भी रहा होगा उस क्वेश्चनों को आप बना लिए होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तीन चर में अगर रैखिक समीकरण है तो उसका आव्यूह विधि से यानी मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है। तो आज हम इस तीन ऑर्डर में यानी तीन चर वाला रैखिक समीकरण का सोल्व करना सीखेंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह का नया नया वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक तीन चर वाला रैखिक समीकरण का सोल्व। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा तीन चर में रैखिक समीकरण का मैट्रिक्स विधि से कैसे सोल्व किया जाता है उस टॉपिक को। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि पहले तो आप यह जान लीजिए कि तीन चर में जो रैखिक समीकरण होगा वह तीन गो समीकरण होगा और तीनों जो होगा वो किस रूप का होता है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए पहला इक्वेशन कुछ इस तरह से है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 और दूसरा जो समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 और तीसरा जो समीकरण होगा a3x प्लस b3y प्लस c3z और बराबर d3। इस तरह से आपको ये तीन समीकरण दिए जाएंगे और इस तीन समीकरण को ही हम लोग बोलते हैं तीन ऑर्डर में अगर कोई मैट्रिक्स रहेगा तो उसका हम लोग कैसे इनवर्स निकालते हैं वो आप लोग सीख चुके हैं। तो देखिए आपको पहले क्या करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में तीन ऑर्डर वाला में आपको करना है पहले a मानना है, x मानना है और क्या मानना है b मानना है, जैसे आप दो ऑर्डर में मानते थे। तो चलिए इसमें आपको क्या करना है कि a जो मानना है वो कहां से मानना है से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे x के गुना में क्या है a1 तो आप यहाँ लिखेंगे a1, ये बात समझ में आए। फिर y के गुना में क्या है b1 तो यहाँ लिखेंगे b1 और z के गुना में c1 है तो यहाँ लिखेंगे c1, ये बात समझ में आ गया। तो पहला रो तो आप पहला समीकरण से लिख दीजिएगा और दूसरा रो आप दूसरा समीकरण से। तो क्या है a2 फिर क्या है b2 और फिर क्या है c2, ये समझ में आ गया। उसके बाद आप तीसरा रो में देखिएगा तो तीसरा रो में क्या है a3 b3 और c3। तो ये तो हमको लगता है कि ए मैट्रिक्स आप मान सकते हैं आराम से। यहाँ जो भी कोफिशिएंट होगा गुना में यानी जो कांस्टेंट मान होगा उस मान को आप यहाँ पर रख दीजिएगा, वो ए का मान होगा। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं x का मान कैसे लिखेंगे। तो x जो है वो चर है मतलब वेरिएबल, और वेरिएबल इसमें देख लीजिए कितना है x y और z, सब में x y z। तो वेरिएबल की संख्या तीन गो है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे x y एंड z। ये बात समझ में आ गई। अब इसको समझिए क्या है b, और b जो मैट्रिक्स है वो बराबर के बाद जो भी अंक रहे उसको आपको लिखना है। तो क्या है d1 d2 और d3। तो ये तो हमको लगता है कि आप a x और b मानना समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप लिखेंगे a x बराबर b, ऐसा इसलिए क्योंकि a में अगर आप x से गुना कीजिएगा मतलब इसमें इससे गुना कीजिएगा और b के बराबर जब कीजिएगा तब रिजल्ट आपका फ्री वाला आ जाएगा। अब इस बात को आप समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें आप इससे गुना कीजिएगा तो a1x b1y और c1z दिखाई दे रहा है ना, और बराबर के बाद अगर b है तो b का पहला पार्ट क्या है d1 है। तो पहला तो समीकरण समझ में आ गया, पहला ये समझ में आ गया ना, पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से आप इस दूसरा को कीजिएगा इसमें तो दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, और जब इस तीसरा से इसमें गुना कीजिएगा और बराबर जब b के कीजिएगा तो आपका d3 तो यह तीसरा समीकरण भी प्राप्त हो जाएगा। मतलब यह सीधी सी बात आप समझिए कि अगर आप a x और b मान लेते हैं तो आपको क्या लिखना है a x बराबर b लिखना है और तब x बराबर क्या लिखना है, इस a को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स में बदल जाएगा। ठीक है, ये a है गुना में तो ये कहाँ जाएगा बटा में, तो इधर आएगा तो इसको हम क्या लिख देंगे a इनवर्स, और इस तरह से आपका x बराबर a इनवर्स b, इसको समीकरण आप एक मान लीजिए। और अब क्या करना है आपको क्या निकालना होगा a इनवर्स का मान निकालना होगा। अगर आपने a इनवर्स निकालना नहीं सीखा है तो आप उस
ए इनवर्स निकालना पहले आप सीख लीजिए, ताकि आपको इस क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत ना हो। और ये जो क्वेश्चन अगर इस टाइप का आप बनाते हैं तो आपको परीक्षा में 5 नंबर प्राप्त होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का एक आता है। ठीक है, तो चलिए अब इस टाइप के एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, और ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं एक 3 चर में रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन ले लिए हैं और उसको सोल्व करना देखते हैं कि कैसे सोल्व किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छा से, क्योंकि यह 3 चर में है तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 और 3y - 5z = 9। ये आपका क्वेश्चन है 3 चर में। अब इसको आपको सोल्व करना है मैट्रिक्स के मेथड से। ठीक है, यानी आव्यूह विधि के द्वारा आपको सोल्व करना है। तो देखिए पहले आपको अभी जो बताया उसमें आपको क्या करना है, पहले a मानना है। आपको समझ में आ गया होगा, पहले क्या मानना है, a मानना है। उसके बाद एक x मैट्रिक्स मानना है और उसके बाद आपको एक b मैट्रिक्स मानना है, इस तरह से। ठीक है, तो अब चलिए इस मान को हम लोग देखते हैं इसमें से कैसे रखें। a का जो मान रखिएगा पहले आप इसमें जो भी कांस्टेंट होगा उसको पहले रखना है। तो देखिए x के गुना में क्या है, 2, तो आप 2 लिखिए, और y के गुना में कुछ नहीं तो क्या 1 होगा ना, कुछ नहीं तो 1, और z के गुना में कुछ नहीं तो 1। और आप यहाँ फिर देखिए अब दूसरा समीकरण में आइए, x के गुना में क्या है 1, कुछ नहीं तो 1, और y के गुना में क्या है 2 नहीं है, क्या है -2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2। और z के गुना में कुछ नहीं तो 1, और लेकिन ये माइनस में है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे -1। अब थोड़ा सा स्पेस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए ध्यान से ये y है और z है, इसमें गायब कौन है, x गायब है, मतलब x है ही नहीं, तो आपको x के सामने 0 लिखना है। मतलब जो भी आपका टर्म गायब रहेगा, वो न रहेगा, उसका मान आप क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। जैसे इस लाइन में देखिए कि x है ही नहीं, तो x के सामना सामनी में हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को कि अगर y गायब रहता तो y के सामने 0, z गायब रहता था z के सामने 0, मतलब जो टर्म इसमें गायब होगा उसके सामने आपको 0 देना। ये बात समझ में आ गया ना। अब y है तो y के मान 3 है, और z का मान क्या है -5, तो यहाँ पे -5 लिखे। तो ये आपको a निकालने पहले आ जाना चाहिए। इसमें अगर आप गलती उल्टी कर लीजिएगा तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा। अब x का मान क्या है, चर में x, y और z, क्योंकि 3 चर है ना x, y, z। ठीक है, अब b बराबर क्या लिखे, b बराबर मतलब बराबर के बाद वाला देख लीजिए, 1, 3/2 और 9। ये तो आपको समझ में आ गया कि a बराबर x बराबर और b बराबर हम लोग मान लिए। अब आपको क्या बताए थे कि x बराबर क्या लिखेंगे b, और इससे आपको लिखना होगा x बराबर a इनवर्स b, और इसको समीकरण 1 मान लेना होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि x बराबर a इनवर्स b समीकरण 1 तो आप मान लिए। अब आपको क्या निकालना होगा a इनवर्स, और 3 ऑर्डर में इस मैट्रिक्स का a इनवर्स निकालने में थोड़ा सा समय लगता है, और आप लोग बनाए भी होंगे तब थोड़ा सा ध्यान से इसको बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हमको क्या निकालना होगा a इनवर्स। आपको याद होगा कि a इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ये आपको याद होगा। तो इस फॉर्मूला को देखते हुए हमको पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलिए पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, डिटर्मिनेंट का आप सिंबल लगाएंगे और देख लीजिए आपका वैल्यू क्या है 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, और इसका वैल्यू आपको निकालना होगा। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको याद है कि इसको एक्सपेंड करते तो पहले 2 को लिखते हैं और 2 को डिलीट कर देते हैं। याद आया ना, इस 2 को डिलीट करेंगे तो देखिए इस 2 को डिलीट और इसको डिलीट, तो क्या बचा, ध्यान दीजिएगा -2 -1 3 -5, इस तरह से लिख दिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 को डिलीट किए तो 2 के रो और 2 के कॉलम, तो ये बचेगा, तो इस मान को लिख दिए। उसके बाद क्या होता है माइनस का साइन, और इस 1 को लिखेंगे, इस 1 को घेरेंगे ना, तो 1 को लिखेंगे तो 1 के रो और 1 के कॉलम। फिर से देख लीजिए 1 के रो और 1 के कॉलम को डिलीट किए तो हमारे पास ये 4 को मान बचा। ध्यान दीजिएगा क्या बचा, उसको एक बार फिर से देखिए, रो और कॉलम, तो क्या बचा 1 -1 और 0 -5। ये बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद इस 1 को लिखेंगे, उसके बाद प्लस होता है और इसको झांकेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इस 1 को झांके रो और ये कॉलम, तो क्या बचा 1 -2 और देखिए फिर से तो 0 और 3।
ये तो बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, देखिए गुना कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 माइनस फार्मूला से, और 3 में -1 से तो -3 आएगा ना, लेकिन माइनस होता है तो ये क्या हो गया प्लस, और ये -1 की बात समझ में आ गया ना। अब ये 1 छोड़ दीजिए, इसको गुना कीजिए तो -5 माइनस और 0 में कुछ से तब 0 प्लस 1, और इसमें 1 में 3 से तो 3 माइनस और 0 में कुछ से तब 0। ये बात समझ में आ गया। अब आप देखिए 2 गुने 13 है, कितना आएगा 10 और 3 13, और -1 ये -5 में से 0 घटाएंगे तो -5 प्लस 1 दिखाई दे रहा है ना, और 1 में 3 से क्या हो गया 1 3 रहेगा, 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3। इसको आप देखिए गुना कीजिए तो 13 गुना 26 माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 3, यानी पूरा कितना आएगा देखिए तब 5 3 8, और 26 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26 और 8 34। ये हो गया आपका वैल्यू। तो ये आप सोचिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान तो अभी आप निकालिए, तो अभी आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले, लेकिन अभी आपको क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं उसको भी आपको याद होगा। तो चलिए अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, आपको याद होगा। देखिए हम पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान निकाल के ले गए हैं 34, इस मान को हम यहाँ लिख दिए हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर पहले 34, ठीक है, उसको भूलिएगा नहीं। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और आपको याद होगा एडजॉइंट ऑफ ए 3 ऑर्डर में आप कैसे निकालते हैं। तो एक निकालते होंगे A11, याद आया 11 12 13 21 22 23, मतलब इस तरह से आपको 31 32 33 तक निकालना है। और ध्यान दीजिए आपको साइन भी बताया गया था, साइन एक बार याद रख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इस तरह से, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसलिए आपको समय देकर इसको अच्छा से बनाना होगा। तो पहले आप ध्यान दीजिए, पहला प्लस में, और इसको आप इस तरह से डिलीट करेंगे, ठीक है। तो डिलीट करेंगे तो 2 को डिलीट करेंगे, तो गौर से देखिए उसी तरह से 2 को डिलीट और डिलीट, तो क्या बचा आप ध्यान दीजिए, -2 -1 3 -5। अब इसको आप गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 10 माइनस फार्मूला से, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 3, तो 10 और 3 कितना आया 13। आप इस बात को मिटा मतलब डायरेक्ट आप यह भी लिख सकते हैं, ध्यान आप चाहते तो A11 का मान न लिख के आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय बचाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। देखिए आप एक और निकालते हैं, आप समझ गए तो थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते हैं। दूसरा तो माइनस में होगा, तो इस देखिए 1 को लिखेंगे और 1 को डिलीट करेंगे इस तरह से, रो कॉलम, तो क्या बचा देखिए 1 -1 0 -5, और ये माइनस छोड़ दीजिए। अब इसको गुणा कीजिए तो -5 माइनस 0 में कुछ से तक 0, और थोड़ा ध्यान दीजिए -5 में से 0 घटाएंगे तो -5 ही रहेगा, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +5। ये बात समझ में आ गई। अब आप देखिए A13 का मान, तो 13 तो प्लस में होगा, 13 ध्यान दीजिए 13 यह है, और इसको डिलीट, देखिए इसको डिलीट और इसको डिलीट, तो क्या बचा 1 -2 0 और 3। अब इसका मान निकालिए, गुना कीजिए तो 3 माइनस 0 में कुछ से तो 0, यानी कि कितना आएगा 3 आएगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब आप देखिए A21 का मान, ध्यान दीजिएगा 21 तो माइनस में होगा, तो 21 कौन है 21 ये है, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से 21 को डिलीट, कॉलम है और इसके रो को इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से डिलीट करेंगे तो आपको ये 4 टर्म बचेगा, क्या क्या 1 1, फिर से देख लीजिए 21 यह है, डिलीट और डिलीट, तो क्या बचा 3 -5। अब इसको माइनस छोड़िए और इसको गुना कीजिए, तो 1 में -5 से तो -5 माइनस फार्मूला से, और 3 में 1 से था 3। ये सब समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान से खुद से भी बना सकते हैं आप। अब ये देखिए -5 -3, तो -8, और माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +8, ठीक है। उस 34 को मिटाइए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 11 से लेके अभी हम 21 तक निकाल दिए हैं, लेकिन आपको निकालना है पूरा कितना 33 तक, ठीक है। तो उसके लिए आप उधर वाला को मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं अब 21 के बाद क्या निकाले 22, तो 22 क्या होगा देखिए ध्यान से, ही माइनस है तो 22 तो प्लस में होगा, तो 22 को आप इस तरह से लिखिए। और देखिए 22 तो आपका ये है, तो इसको अगर आप डिलीट करेंगे तो रो और कॉलम, तो क्या बचेगा, इसको डिलीट करने के बाद कोना कोना बचेगा ना, तो 2 1 0 -5 0 -5। अब इसको गुना करेंगे तो 5 दूना माइनस में 10 होएगा ना, तो -10 -0 यानी माइनस में 10, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, -10 है। अब आप निकालिए A23, तो 23 तो माइनस होगा। अब 23 को गौर से देखिए, 23 आपका ये है,
अब इसको डिलीट और इसको भी डिलीट, तो देखिए क्या बचा, फिर से अच्छा से देखिएगा, इसको डिलीट और इसको डिलीट, तो 2 1 2 1 और 0 3। इसमें आप तनी ध्यान से बनाइएगा, एक भी गलती ना हो, ठीक। इसको आप गुना कीजिए, -3 गुना 6 -0, तो ये हो गया आपका -6। ये समझ में आ गया। अब निकालिए 31, 31 तो प्लस होगा, 31 तो आपका 3 है, समझ में आ रहा है ना, ये 3 है, तब इसको कॉलम और रो को डिलीट कीजिए, तो इसको और इसको डिलीट कीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 1 -2 -1। अब इसको गुना कीजिए ध्यान से, 1 में -1 से तो -1 माइनस फार्मूला से, और ये -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1। समझ में आया ना। अब एक और निकालिए 32, तो 32 तो आपका माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा 32 आपका यही 3 है, और इस 3 को डिलीट, इसको डिलीट, तो क्या बचा देखिएगा ध्यान से, इसको डिलीट करेंगे तो 2 1 और 1 -1। अब इसको माइनस छोड़ दीजिए और गुना कीजिए, तो -2 -1, यानी कि देखिएगा थोड़ा ध्यान से, -2 -1 तो -3 आएगा, और माइनस से गुना कर देंगे तो क्या आएगा +3। ये समझ में आ गया ना। अब एक और निकालना, 32 तक निकाल दिए, 33 यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 33 क्या होगा, प्लस में होगा ना, तो 33 को गौर से देखिएगा, यहाँ दिख रहा है ना, 33 आपका यही है। अब इसको डिलीट और इसको डिलीट, तो क्या बचा 2 1 1 -2, यहाँ तक ठीक है ना। 33 को फिर से देख लीजिए, इसको डिलीट और इसको डिलीट, तो 2 1 1 -2। अब इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, माइनस में 4 माइनस और 1, तो कितना आएगा माइनस में 5। तो इस तरह से अब देखिए, आप चाहते तो 11 से लेकर 33 तक जल्दी में इस लाइन को न लिखते हुए यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे लिखते हुए निकाल सकते थे। तो आप इसको आप शॉर्टकट यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे इस बात को समझ लीजिए कि अगर हम 11 का मान निकालते तो यहाँ से इसको डिलीट किया और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गुना करके घटा के लिख देते, ठीक है, ये वाला इसे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, समय बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं जब आपको कैलकुलेशन अच्छा होगा तब, ठीक। और नहीं तो आप इस तरह से आप 11 से लेके आप 33 तक निकाल दीजिएगा आराम से। अब चलिए 33 तक तो हम लोग निकाल लिए, तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए में रख, तो चलिए इसको अब मिटाते हैं, ठीक है। मिटाते हैं, मान को नहीं मिटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग को मान को नहीं मिटाना है। और कहाँ से बना है, यही ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग रख लेते हैं, नहीं तो मिटा देंगे तो कहीं गड़बड़ उड़बड़ हो गया। देखिए, तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, आपको याद होगा यहाँ होता है 11 12 13 21 22 23 31 32 33, और इस पर क्या लगाते हैं, डैश, ठीक है। अब इसमें मान आप आराम से रख दीजिए, 11 12 21 इस सब का। देखिए तो आपका यही ना, 13 से स्टार्ट है तो 13 5 3, उसके बाद 8, उसके बाद देखिए 22 वहाँ है, -10 -6 1, उसके बाद क्या है 3, और लास्टली आपका -5 है, और इस पर क्या है, डैश है। अब हम सबको मिटा सकते हैं। देखिए अब सबको मिटा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको मिटाने के बाद आप आराम से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक दिख रहा है ना। चलिए तो इसको रो में जो लिखा गया उसको कॉलम में कर दीजिए, तो 13 5 3, और इसको कॉलम में लिखिए 8 -10 -6। ये समझते हैं ना, डैश का मतलब ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, और इसको भी कॉलम में लिखिए 1 3 -5। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए का मान। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए, तो अब हम आसानी से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इसीलिए आप लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर कितना, फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/ आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाल के लाए थे, देखिए यहाँ पर हम लिख दिए थे इसीलिए, ठीक है, 34। तो इस मान को आप लिख दीजिए 34, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी निकाल के लाए ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप लिख दीजिए 13 8, देख लीजिए एक बार फिर से, 13 8 1, फिर 5 -10 3 3 -6 -5 3 -6
-5। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया ए इनवर्स, और मेरा मेन मकसद था समीकरण 1 में, देखिएगा तो समीकरण 1 में रखने के लिए ए इनवर्स का मान ही चाहिए था, मतलब इसी का हमको मान चाहिए था। तो इसी के मान को निकालने के लिए आपको जो भी मेहनत करना है इसी के लिए। ठीक है, अब इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, उससे पहले सबको मिटाते हैं। थोड़ा सा याद कीजिए समीकरण 1, देखिएगा ध्यान से कि समीकरण 1 क्या था आपका। समीकरण 1 था x बराबर ए इनवर्स बी। समीकरण 1 यही ना था, देख लीजिए एक बार फिर से कि समीकरण 1 था x बराबर ए इनवर्स बी। अब आप गौर से याद कीजिए कि क्या x है, और x का मान x y z था, और ये ए इनवर्स है, और ए इनवर्स का मान अभी आप लाए हैं, कितना लाए हैं, 1/34, 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3 -6 और -5। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ए को मान अब यार चाहिए बी का मान। बी का मान आपको याद है कि नहीं है? तो बी का मान क्या करें, बी का मान यहाँ से रखें, तो बी का मान आपको याद होगा 1, 3/2 और 9। ठीक है, अब इस मान को रखने के बाद अब आप आराम से बना सकते हैं। देखिए x y z और बराबर के बाद 1/34। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आपको गुना करना है। आप गुना इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब गुना कीजिए, तो 13 में 1 से गुना कीजिएगा तो 13, और ये 8 में 3/2 से गुना करना है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, 8 3 24, और 24 में आपको 2 से भाग देना है, तो कितना आएगा 12। ये बात समझ में आया ना? फिर से देख लीजिए, 13 में 1 से तो पहले 13 प्लस 8 में 3 से तो 8 3 24, अब बटा में तो 2 रहेगा, 24/2 कितना आएगा 12, और प्लस 1 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 रहेगा। अब इसको उठाइए और इसमें फिर से गुना कीजिए, तो 5 में 1 से तब 5, -10 में इससे तब -10 तिया 30, और 30 में 2 से तो माइनस में 15। इस समझ में आया? अब 3 में 9 से तो 9 तिया 27। ठीक है, अब इसको इस रो को उठाइए, इसमें गुना कीजिए, तो 3 में 1 से तो 3, और -6 में से गुना कीजिएगा तो उसी तरह से 6 18, 18/2 तो माइनस में 9, काट कूट कर सकते हैं। अब इसको देखिए, -5 में 9 से तो -9 बचे 45। अब आप गौर से देखिएगा ध्यान से कि x y और z बराबर 1/34, और इसको आप जोड़ घटाव कीजिए, तो जोड़िए तो इसको ध्यान से कि 13 12 25, 25 और 9 34। अब इसको घटाइए, जोड़िए, देखिए 5 में से 15 गया तो -10, और ये 27, तो घटाएंगे तो 17 आएगा। ये ठीक है ना? अब इसको घटाइए तो ध्यान से कितना आएगा, माइनस में 9 घटाएंगे तो -6 और 45, तो 9 45 से 6 कितना होगा 51, तो माइनस में 51 आएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना कि माइनस में 51 कैसे आएगा? तो आप सोचिए कि अभी सब के बटा में 34 लटका दीजिए। अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इधर, x y z बराबर के बाद आप क्या लिखेंगे, इस सब के बटा में 34 जाएगा तो 34/34, इसके बटा में जाएगा तो 17/34, और इसके बटा में जाएगा तो -51/34। ये समझ में आया ना? अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1/34 आप सब में भाग दीजिएगा, मतलब 1/34 से गुना कीजिएगा या 34 से भाग दीजिएगा। अब आप इसको देखिए x y z, अब इसको आप काटिएगा तो कितना आएगा, देखिए इसको 34 में 34 से तो 1, और इसको काटिएगा तो कितना आएगा 1/2, 17 दूना 34 नीचे, और इसको काटिएगा ध्यान से, 17 तिया 51 और 17 दूना 34। तो इस तरह से आप काटिएगा तो आपका आंसर आया x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। बात समझ में आया? अगर इस मान को अब हम सोचिए कि हम मान तो इतना बना लिए, अब कैसे जानेंगे कि ये जो बनाया गया मान है वो सही है या गलत है? तो चलिए हम इस मान को टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि ये जो हमारा जो बनाया गया मान है वो सही है कि गलत है। तो यहाँ तक हमको लगता है आपकी समझ में आ गया। चलिए पहले इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि जो हम लोग बनाए इतना मेहनत करके इतना समय देने के बाद वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो देखिए पहला समीकरण क्या था, 2x + y + z बराबर 1 था ना। अब इसमें आप मान रख सकते हैं, 2 गुने x का मान आप ध्यान दीजिए कितना है 1, और प्लस y का मान क्या है देखिएगा ध्यान से 1/2, प्लस z का मान कितना है -3/2 बराबर 1।
अब आप गौर से इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 + 1/2 - 3/2 बराबर में 1, यानी कि आप इसको बनाकर 1 आना चाहिए। लघुत्तम निकालिए तो 2, 4 + 1 - 3 बराबर 1। आप इसको बनाइएगा तो कितना आएगा, 4, 1 5 में से 3 गया, 2/2 बराबर 1। ये तो कट कुट के 1 बराबर 1, यानी ये बात सही है, 1 बराबर 1 होता है ना। तो इस तरह से चाहे आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका मान निकालते और इसका मान अगर 1 आ जाता तो हम कहेंगे, और 1 तो इस तरह से आया ही, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू हम लोग निकाले वह मेरा सही है। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मेहनत लगेगा और आप भी अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, और अगर आप बनाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बनाइएगा ज़रूर। अब हम लोग एक नया टॉपिक समझ लेते हैं, जो आपका एनसीईआरटी का 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक का जो भी क्वेश्चन था उसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा चीज़ नहीं समझना है, बस 2 चीज़ आपको समझ लेना है। उसमें संगत और असंगत के बारे में आपको हम बता देते हैं। ठीक है, संगत असंगत अगर आप समझ जाते हैं तो यानी वही कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो चलिए उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग यह समझ लेते हैं कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन जो दिया गया जो सिस्टम है वह कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा, यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं संगत और एक असंगत कब होगा। ठीक है, अब संगत कब होगा से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर कोई सिस्टम है यानी लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तो उसमें अगर ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं आता है, बात सुनिए ध्यान से, कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 न आवे, कुछ और आ जाए, तो हम लोग उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, मतलब कि संगत बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यह इक्वेशन आपको दिख रहा है, अब यह इक्वेशन जो दिया गया है यह संगत है या असंगत, हमको कैसे पता चलेगा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर उसका मान 0 के बराबर न आया तब कहेंगे कि यह जो इक्वेशन है वह कंसिस्टेंट है अर्थात संगत है। ठीक, अगर मान लेते हैं कि 0 के बराबर तो 9 आ रहा था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 के बराबर ही आ जाए। इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, असंगत, जब वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, और 0 के बराबर आ जाए तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और अगर 0 आए तो उसमें एक चीज और आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू बी में गुना करना होगा, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नहीं ही होगा, तो आप अब 2 बात को ध्यान से भी समझ के आप आसानी से यह कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में लिख सकते हैं। तो आप आसानी से एनसीईआरटी का जो 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक का जो क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। फिर से इस बात को समझ लीजिए, कंसिस्टेंट कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर न आएगा। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। अब जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, आपके पास ये एक इक्वेशन है, तो आपको पता है कि इसमें आप क्या मानते हैं, ए बराबर मानते थे, याद है ना, ए बराबर कैसे मानते थे, इसमें x के गुना में कुछ नहीं तो 1 और y के गुना में 2, x के गुना में 2 और y के गुना में 3। ये समझ में आया ना, हमको x और b की तो कोई जरूरत है, x और b भी निकाल ही लेते हैं, x y और फिर b निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3। यहाँ तक ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन दिया गया है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब संगत है या असंगत है, तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, तो 1 2 2 3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो कैलकुलेट कीजिए, 3 - 2 दूना 4, तो कितना आया, -1। तो सोचिए -1 तो 0 के बराबर नहीं होता, -1 जो आया वो 0 के बराबर तो नहीं है, तो नहीं है तो बताइए कंसिस्टेंट हुआ ना। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, संगत। ये बात समझ में आ गया। तो संगत कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आएगा, और अगर 0 के बराबर आ जाता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत। तो हमको लगता है इस तरह से आप 2 ऑर्डर में, 3 ऑर्डर में भी आप बना ही सकते हैं। तो 3 ऑर्डर में भी रहेगा तो आप ए का मान निकालेगा, उसका डिटर्मिनेंट निकालने के देखिएगा, अगर 0 आ जाए तो समझिए कि वह इनकंसिस्टेंट है, और 0 नहीं आवे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है, मतलब संगत। ठीक है, तो अब आप 4.6 जो है आसानी से बना सकते हैं, और जो हम आज पूरे कंप्लीट करवा ही दिए हैं, आप आज जाकर बनाइए, और अगर आपसे बनता है, अच्छा लगता है, और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है या अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाया जा सके। ठीक है, फिर मिलते हैं, आज का अंक इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।